तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या केंद्र में। दोस्तों, मैं गणित शिक्षण शास्त्र का एक सेशन शुरू कर रहा हूं, जिसकी मदद से आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाले गणित शिक्षण शास्त्र में काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे कि CTET, UPTET, STET, REET और अदर जो स्टेट के टेट्स होते हैं उनमें। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना कोई समय को गवाए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सेशन की पहली हेडिंग है गणित क्या है। अपने परंपरागत अर्थ में गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणनाओं का विज्ञान कैसे हुआ? इसमें अंकों की, प्रतीकों की, चिन्हों की प्रधानता होगी तथा उनके मध्य कोई संक्रिया करके परिणाम प्राप्त किए जाएंगे। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमने एक अंक लिया है 2, एक अंक लिया है हमने 3। इनके मध्य हमने एक संक्रिया करी और हमने एक परिणाम की प्राप्ति कर ली। लेकिन ये जो गणित है ये अपने परंपरागत अर्थ में माना जाता है। आगे चलते हैं। गणितज्ञों ने गणित की 2 आधारभूत दक्षताएं मानी। उनमें से पहली आधारभूत दक्षता है संख्या ज्ञान, अर्थात कोई संख्या होगी, और दूसरा है संक्रिया ज्ञान, अर्थात कोई संक्रिया होगी। और अन्य सभी जो कंसेप्ट हैं अर्थात संप्रत्यय हैं, उनकी जो उत्पत्ति है इन्हीं दोनों संप्रत्ययों से मानी जाती है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो बात की थी, हमने गणित के एक परंपरागत अर्थ की बात की थी, लेकिन अगर गणित के व्यापक अर्थ की बात की जाए तो व्यापक अर्थों में गणित गणनाओं के विज्ञान से भी कुछ अधिक प्रकार की प्रक्रिया है। अर्थात अभी हमने जो अंकों के मध्य संक्रिया करके परिणाम की प्राप्ति की थी, गणित उससे भी अधिक एक प्रक्रिया है। कैसे है? इसमें तार्किकीकरण, अनुमानीकरण, मानस दर्शन जैसी प्रक्रियाएं निहित हैं। अब हम समझते हैं कि गणित में अनुमानीकरण, मानस दर्शन और तार्किकीकरण कैसे आया। रसोई घर में महिलाएं जो खाना बनाती हैं, अगर आप कल्पना करिए, अगर एक महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इतना गणित नहीं आता, लेकिन तब भी वो जो सब्जियों में मसाले डालती हैं उनका अनुपात एकदम निश्चित होता है और सब्जियां एकदम बढ़िया बनती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। भले से उन्होंने गणित नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने अनुमान से जो मसाला डाला वो भी गणित के अंतर्गत आएगा। मानस दर्शन क्या होता है? विजुअलाइजेशन, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, अर्थात देख करके अपने मन में कोई संक्रिया करके अगर आप कोई क्रिया करते हो, वो भी गणित है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक ड्राइवर है, कल्पना करिए कि वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो किसी व्हीकल के पीछे चल रहा है और उसको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के लिए वो जैसे ही आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सामने से भी एक गाड़ी आ रही है। तो अब वो दोनों व्हीकलों के बीच की दूरी का जो फासला है उसको अपने दिमाग में कैलकुलेट करता है कि क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर उसका मन जवाब देता है हाँ, तो वो तुरंत एक्सीलेटर दबाता है और ओवरटेक कर जाता है। लेकिन अगर उसका मन कहता है नहीं, तो वो अपनी गाड़ी को पीछे ले लेता है। तो ड्राइवर ने जो विजुअलाइजेशन के द्वारा, जो अपने मानस दर्शन के द्वारा जो क्रिया करी, वो भी गणित के अंतर्गत गिनी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि गणित गणनाओं का ही विज्ञान नहीं है, उसमें तार्किकीकरण, अनुमानीकरण और मानस दर्शन जैसी प्रक्रियाएं भी निहित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कि एनसीएफ 2005 में भी गणित विषय को एक विषय के रूप में ना लेकर सोच का तार्किकीकरण और समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में परिभाषित किया। अर्थात एनसीएफ 2005 भी इसी बात को कहता है कि गणित को आप केवल एक सब्जेक्ट के रूप में मत सोचो कि गणित एक सब्जेक्ट है। ऐसा सोचने से बच्चे के दिमाग पर भी एक बोझ बनता है। आप गणित को किस तरीके से लेके चलो कि सोच का आपको तार्किकीकरण करना है और समस्या समाधान की एक विशिष्ट योग्यता आपके अंतर्गत आनी चाहिए। आगे चलते हैं। गणित शब्द की उत्पत्ति। गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? मैथमेटा से, जिसका अर्थ होता है वस्तुएं गिनना। बर्ट्रैंड रसल नामक गणितज्ञ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल, उनकी एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी। उसमें उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए दोस्तों? 3 सिद्धांत, जिनमें से पहला है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, दूसरा है प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए, और तीसरा है बालकों की सोच का गणितीयकरण आवश्यक है। हम इसको समझते हैं कि
बर्ट्रैंड रसल का जो पहला सिद्धांत है वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से ही गणित की योग्यता को लेकर पैदा नहीं होता है। हर बच्चा गणित सीख सकता है। ये नहीं है कि कुछ ही बच्चे गणित सीख सकते हैं, हर बच्चा गणित सीख सकता है। साथ के साथ हर बच्चे को गणित सीखना चाहिए क्योंकि दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तीसरा है कि हर बच्चे की सोच का तार्किकीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए शिक्षाविदों ने क्या करा, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में गणित को अनिवार्य स्कूली विषय के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अर्थात शिक्षाविद ये मानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत गणित जो है वो अनिवार्य स्कूली विषय होना चाहिए। अर्थात गणित विषय को सभी बच्चों के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर चाहे तो गणित पढ़े और कोई नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। गणित दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को गणित सीखनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसा कि पहली परिभाषा है हॉगवेन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। हॉगवेन कहते हैं कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। देखा जाए हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, उनमें जो नगरों का जो विकास है, जो जिस प्रकार से नगर बने हुए हैं, मकान बने हुए थे, पक्की सड़कें थी, नालियों के बीच की नालियाँ बनी हुई थी, सड़कों की चौड़ाई, जो भी एक रचना जो विकसित की गई थी उसमें, वो बिना गणित के संभव नहीं थी। साथ के साथ देखा जाए जो पिरामिड होते हैं, जो इजिप्ट में जो पिरामिड हैं, वहाँ पे उन पिरामिडों की जो व्यवस्था इस प्रकार से है दोस्तों कि वो बिना गणित के संभव नहीं था। आगे चलते हैं, रोजर बेकन की परिभाषा। रोजर बेकन कहते हैं कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। इस बात को तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो विज्ञान है वो बिना गणित के नहीं चल सकती है। तो रोजर बेकन कहते हैं कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। आगे चलते हैं दोस्तों लॉक की परिभाषा की तरफ। लॉक कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदत का विकास होता है। लॉक की परिभाषा के अनुसार गणित एक मार्ग है। जैसे आप समझ सकते हो, आप इसको कैसे याद रखोगे कि एक रोड होती है, रोड को आप लॉक करते हो, तो लॉक की परिभाषा हो गई है। अब गणित एक रास्ता हो गया। अब रास्ता कहीं ना कहीं तो लेकर जाता है आपको, कहीं ना कहीं आपकी मंजिल को लेकर जाता है। तो गणित का जो रास्ता है वो तर्क करने की आदत की तरफ लेकर जाता है। तो लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग हुआ जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदत का विकास होता है। आगे चलते हैं कांट की परिभाषा की तरफ। कांट कहते हैं कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। ये भी एकदम सही बात है कि विज्ञान उतना ही यथार्थ होगा जितना वह गणित का प्रयोग करेगा। आगे नेपोलियन की परिभाषा है कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का भी घनिष्ठ संबंध होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रोफेसर यंग की परिभाषा की तरफ कि गणित सभ्यता तथा विज्ञान का आधार स्तंभ है तथा यदि इस स्तंभ को हटा लिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इनका ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों कि गणित सभ्यता और विज्ञान का आधार स्तंभ हुआ। सभ्यता और विज्ञान जो है वो गणित पर ही टिकी हुई है और यदि गणित को हटा लिया जाएगा तो हमारी पूरी भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्लेटो के कथन की तरफ। प्लेटो कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है तथा यह एक सुसुप्त आत्मा को जागृत करके उसमें चेतना का संचार करता है। अब जानते हो दोस्तों कि आप जब भी गणित करने बैठते हो, मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, तो आपका जो माइंड है वो एकदम कंसंट्रेट होकर काम करता है। यही बात प्लेटो कहते हैं कि मानसिक शक्तियों को गणित प्रशिक्षित करता है। साथ के साथ जो एक सुसुप्त आत्मा होती है, जो अगर आप ढीले ढाले पड़े रहते हो, आप गणित करने बैठ जाइए, आपके शरीर को एकदम एक्टिव कर देगी गणित और उसमें आपके शरीर में चेतना का भी संचार हो जाएगा। ये कथन है प्लेटो का। आगे चलते हैं दोस्तों गणित की प्रकृति के बारे में। गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है। आगे चलने से पहले हम इस सर्पिलाकार अर्थ समझते हैं। सर्पिलाकार का क्या अर्थ होता है? कल्पना करिए कि आप 11th या 12th क्लास में हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप बिना वर्गमूल, बिना घनमूल या बिना LCM और SCF को जाने क्या आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
उनको जाने बिना आप निम्न स्तर के संप्रत्तियों को जाने बिना आप उच्च स्तरीय संप्रत्तियों को जो है सॉल्व नहीं कर सकते। यही सर्पिलाकार प्रकृति है, अर्थात प्रत्येक कंसेप्ट एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से मिला हुआ है कि बिना आप छोटी चीज़ों को जाने बड़ी चीज़ों को हल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि गणित विषय की जो प्रकृति है वो सर्पिलाकार होती है, अर्थात प्रत्येक संप्रत्यय अन्य गणितीय संप्रत्तियों से इतना अधिक संबंधित है कि बिना निम्न स्तर के संप्रत्तियों को जाने उच्च स्तरीय संप्रत्यय का अवबोध नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि संख्या पद्धति में बिना प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जाने कभी भी परमेय या अपरमेय संख्याओं को नहीं जाना जा सकता। इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, वो 1 से स्टार्ट होकर आगे चलती है, एंड जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होकर आगे चलती है। ये बेसिक चीज़ है, छोटी जानकारी है। अगर आप इनको जाने बिना परमेय संख्याओं को जानने की कोशिश करें, जो कि P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को नहीं जानते हैं तो परमेय संख्याओं को जानना या अपरमेय संख्याओं को जानना थोड़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन साबित होगा। ये गणित की सर्पिलाकार प्रकृति के कारण होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण लिखा हुआ है कि भिन्ने महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तय वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के बिना अन्य संप्रत्तियों को समझने की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि आपको सर्पिलाकार प्रकृति का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बात और लिखी हुई है सर्पिलाकार प्रकृति में कि अन्य विषयों में भी यह सर्पिलाकार प्रकृति न्यून होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और पहली बार आपने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। अगर आप चाहें तो सीधा वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो और सब्जेक्ट में जो ये सर्पिलाकार प्रकृति होगी वो बहुत ही न्यून होगी, लेकिन गणित में ये जो सर्पिलाकार प्रकृति है ये बहुत अधिक ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं दोस्तों कि गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो सदैव अविवादास्पद होते हैं और किसी भी स्थिति में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात यदि गणित का कोई निष्कर्ष निकल के आया है अच्छे तरीके से तो वो अविवादास्पद होगा और किसी भी स्थिति में आप उनको चुनौती नहीं दे सकते हो। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक अर्थ वो सभी के लिए है, पूरे के पूरे कंट्री में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही वो लागू होगा। ये नहीं है कि अगर किसी इंडियन मैथमेटिशियन ने कोई निष्कर्ष निकाला है तो वो केवल इंडिया में ही काम करेगा, वो पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। आगे चलते हैं। गणित की अपनी एक भाषा होती है, इसके अपने प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं और विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति वो करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक एक तार्किक संरचना होती है और तर्क ही सत्य के विवेचन का आधार होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप गणित के जब भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं या किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो आप तर्क का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि प्रमेय को सिद्ध करने में तर्क का ज़्यादा रोल रहता है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो तर्क का ज़्यादा रोल रहता है। तो गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक एक तार्किक संरचना हुई और तर्क ही सत्य के विवेचन का आधार हुआ। आगे चलते हैं कि गणित विषय सदैव यथार्थ होगा, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और स्पष्ट होता है, जो बालकों के निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करता है। गणित, जैसा कि प्लेटो कहते हैं, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है दोस्तों। प्रशिक्षित करने की वजह से बालकों में निश्चित दृष्टिकोण का तो निर्माण होगा। यदि आपकी जो मानसिक शक्ति प्रशिक्षित हो रही है तो निश्चित दृष्टिकोण तो बनेगा ही बनेगा और गणित विषय यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और स्पष्ट होता है। आगे चलते हैं। गणित अन्य विज्ञान विषयों का प्रमुख आधार होता है और कुछ विज्ञान विषय जैसे फिजिक्स, खगोलिकी, भूगर्भ विज्ञान जैसे विषयों की गणित बिना कल्पना नहीं की जा सकती। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो विज्ञान होती है वो बिना गणित के चल पाए ये थोड़ा असंभव है। जैसे फिजिक्स है, आपने देखा होगा कदम कदम पर अवकलन, समाकलन या विभिन्न प्रकार के गणितीय संप्रत्यय उनमें काम में आते रहते हैं। इसी प्रकार खगोलिकी या भूगर्भ विज्ञान जैसे जो विषय हैं वो बिना गणित के नहीं चल सकते, उनमें गणितीय जो कैलकुलेशन है वो काम में आती है। आगे चलते हैं कि गणित की जो प्रकृति होती है
वो वैज्ञानिक होती है, क्योंकि इसके निष्कर्ष एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करके ही प्राप्त किए जाते हैं, जिनका कभी भी परीक्षण किया जा सकता है। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक कैसे हुई? वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है एक निश्चित क्रम के अनुसार वो चलती है, और उनका कभी भी परीक्षण करिए हमेशा वो परीक्षण सही आएंगे। जैसे कि आप पाइथागोरस प्रमेय की बात करिए, कितने साल पहले वो बनी है, लेकिन आज भी अगर आप उसका परीक्षण करते हैं तो वो सत्य साबित होती है। तो इसी तरह गणित भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हुई, जिसमें जिन भी निष्कर्षों की आप उत्पत्ति करोगे उनका कभी भी परीक्षण करके मतलब परीक्षण किया जा सकता है उनका। आगे चलते हैं कि गणित को कठिनाई के स्तर से सामान्य तौर पर अन्य विद्यालयी विषयों की तुलना में कठिन माना जाता है, परंतु अपनी स्पष्ट संरचना के कारण यह सरल है और सुगमता से अधिगम योग्य होता है। इस बात को तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो दोस्तों कि आजकल जो बच्चों में एक गणित का डर बैठा हुआ है कि गणित से उनको भय लगता है, लेकिन गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि गणित की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और वैज्ञानिक प्रकृति के फलस्वरूप उनका हर क्रम निश्चित है। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कोई कंसेप्ट ला सकते हो, हर क्रम निश्चित है, और क्रम निश्चित होने की वजह से तो इसका जो अधिगम है वो बहुत ही सुगमता से किया जा सकता है, बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। और इस हिसाब से तो गणित जो है वो अन्य विद्यालय विषयों की तुलना में बहुत ही आसान हुई। लेकिन क्या करें, आजकल की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि गणित को कठिन माना जाता है, लेकिन गणित अन्य विद्यालय विषयों की तुलना में बहुत ही सरल है। आज का हमारा सेशन दोस्तों बस यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्या केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।